नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश, शांति और बुद्ध की भूमि। लेकिन आज इस देश की सड़कें गुस्से और आग की लपटों से सुलग रही हैं। युवाओं का आक्रोश, जिसे जैन जी का विद्रोह कहा जा रहा है, उन्होंने 24 घंटे में, मात्र 24 घंटे में केपी शर्मा ओली की सरकार को घुटनों पर ला दिया है। संसद भवन में तोड़फोड़, मंत्रियों के घरों में आगजनी, 20 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें वैश्विक शक्तियों की खींचतान और भू राजनीतिक की साजिशें गहरे तक जुड़ी हुई हैं। सब कुछ शुरू हुआ 4 सितंबर 2025 को, जब ओली सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। यह फैसला जेन ज़ी के लिए बम की तरह साबित हुआ। आज के युवा जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, इसे उन्होंने अपनी आजादी पर ही हमला मान लिया। सड़कों पर हजारों युवा उतर आए, नारे गूंजने लगे कि लोकतंत्र दो, आजादी दो। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। यह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार की तानाशाही के खिलाफ एक ज्वालामुखी बन गया। प्रदर्शन हिंसक हो गए। पुलिस की गोलीबारी, पत्थरबाजी और आगजनी ने काठमांडू को युद्ध क्षेत्र बना दिया। कई मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए और फिर एक ऐतिहासिक पल, जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी सत्ता छोड़नी पड़ गई। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ नेपाल की आंतरिक अस्थिरता का नतीजा है या इसके पीछे कोई और बड़ी तस्वीर है? नेपाल की कहानी को समझने के लिए हमें उसके भूगोल को देखना होगा। यह देश भारत और चीन के बीच फंसा हुआ है। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में भारत, उत्तर में चीन है। नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर है, लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने वहां पर सड़कों को सुधारा है, रेल बनाए हैं और बांधों में भी भारी निवेश किया हुआ है। दूसरी ओर अमेरिका भी नेपाल को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा मानता है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेपाल को अपने प्रभाव में लेना चाहती है, ताकि भारत और अमेरिका का दबदबा वहां पर कम हो जाए। वहीं अमेरिका का मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन यानी कि MCC $500 मिलियन का प्रोजेक्ट नेपाल को ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में मदद देने का वादा करता है। लेकिन इसे चीन समर्थक गुटों ने अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का नाम दे दिया। नेपाल की संसद में MCC को लेकर के भारी विवाद हुआ है। केपी शर्मा ओली को चीन समर्थक माना जाता था। उनके शासन में चीन के साथ में रिश्ते मजबूत हुए हैं, लेकिन भारत और अमेरिका से दूरी बढ़ गई है। सोशल मीडिया बैन, जिसमें ज्यादातर अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगी, उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या यह चीन की खुशी के लिए था या फिर नेपाल की ये अपनी नीति थी? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इन प्रदर्शनों में अमेरिका के NGOs का, डीप स्टेट का बहुत बड़ा हाथ है, जो नेपाल में अस्थिरता फैला करके चीन के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। लेकिन नेपाल की असली त्रासदी यह है कि वह एक छोटा लैंड लॉक्ड देश है, जो इन महाशक्तियों की शतरंज की बिसात का मोहरा बन गया है। बार बार सरकार बदलने, नेताओं की गुटबाजी और बाहरी दबाव ने नेपाल को स्थिरता से दूर रखा है। 2008 में राजशाही खत्म हो जाने के बाद से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। जनता को लोकतंत्र से उम्मीद थी, विकास, रोजगार और अस्थिरता आएगी, लेकिन मिला सिर्फ अस्थिरता और टकराव। नेपाल के सामने अब एक बड़ा सवाल है कि अब रास्ता क्या है? क्या वह इन वैश्विक शक्तियों के बीच में संतुलन बना पाएगा? नेपाल को चाहिए एक ऐसी सरकार जो सभी दलों को एकजुट कर ले। उसे भारत, चीन और अमेरिका के साथ में संतुलित रिश्ते बनाने ही होंगे। अपनी अर्थव्यवस्था को स्थानीय संसाधनों और क्षेत्रीय सहयोग पर मजबूत करना होगा। नेपाल का जेन ज़ी आज सड़कों पर है, अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद भी है। लेकिन क्या नेपाल इस संकट से निकल करके स्थिरता और समृद्धि की राह पकड़ पाएगा, या फिर यह वैश्विक शक्तियों की खींचतान में और ज्यादा उलझ जाएगा? अभी इसका जवाब हमारे पास तो नहीं है, लेकिन भविष्य के गर्भ में जरूर छिपा हुआ है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।